हमारी यूनिवर्स और हमारी दुनिया के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी खतरनाक होती है कि ये लाइट को भी नहीं बख्शते। अगर हम कभी ब्लैक होल की सैर करना चाहें तो वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जब हम ब्लैक होल से बचकर जिंदा वापस आ सकते हैं? क्या है इवेंट होराइजन? आखिर क्यों स्पेस, टाइम और फिजिक्स के नियम भी यहाँ अप्लाई नहीं होते? आज जानेंगे ब्लैक होल के बारे में वो सब कुछ जिसे जानकर आप कहेंगे OMG। हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी मौजूद है, ब्रह्मांड की इस दुनिया का एक अजूबा है। इसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार कई वर्षों से जुटे हुए हैं और धीरे धीरे ये ब्लैक होल अपने राज खोलते भी जा रहा है। ब्लैक होल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बड़े से काले गोले की तस्वीर बनती है, लेकिन ये सच है कि साल 2019 से पहले ब्लैक होल को कभी देखा नहीं गया था। ये महज एक कल्पना ही हुआ करती थी। लेकिन अब हमने दूर तक फैले हुए अंतरिक्ष की हर गैलेक्सी में अपना साम्राज्य फैलाने वाले इस ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ जानने में सफलता हासिल की है। तारीख 10 अप्रैल 2019, जब ब्लैक होल से जुड़ी सारी परिकल्पनाएं हकीकत बन गई। 10 अप्रैल की दोपहर को दुनिया के 6 जगहों पर वैज्ञानिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लैक होल की असली तस्वीर जारी की। ये तस्वीर किसी कंप्यूटर द्वारा बनाई गई नहीं थी, बल्कि ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा एक रियल ब्लैक होल की तस्वीर थी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को खास ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए ही बनाया गया है और दुनिया भर में 6 जगहों पर ये टेलीस्कोप लगाए गए थे। हवाई, एरिजोना, स्पेन, मेक्सिको, चिली और दक्षिण ध्रुव में लगे इन टेलीस्कोप को जोड़कर एक बड़ा आभासी टेलीस्कोप बनाया गया, जहां हर एक टेलीस्कोप का आकार एक फुटबॉल फील्ड जितना था। वहीं इन्हें जोड़कर बनाए गए एक आभासी टेलीस्कोप का व्यास लगभग 12,000 किलोमीटर बना। इन टेलीस्कोप से मिले डेटा को बोस्टन की MIT और जर्मनी के बॉन शहर में स्थित सुपर कंप्यूटर में स्टोर किया गया। ये दोनों सैजिटेरियस और M87 ब्लैक होल के ऊपर केंद्रित थे और उनका डेटा इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन ब्लैक होल को समझना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये इतना रोमांचक सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितना जानो उतना कम लगता है और ये भी एक बार में शायद अपनी पूरी कहानी बताने को रेडी नहीं है। इसीलिए आज ये एक साइंस फिक्शन मूवी जितने एक्साइटिंग लगते हैं। इन्हें ब्लैक होल क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के नजर आने का रीजन है लाइट का रिफ्लेक्शन, और ब्लैक होल वो ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे में ये दिखाई नहीं देते और एक काला अंधकार हमें नजर आता है, इसीलिए इन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। अब जरा सोचिए, जो यूनिवर्स में सबसे तेज रफ्तार में चलने वाली लाइट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनकी ग्रेविटी कितनी ताकतवर होगी। और यही एक वजह है कि ब्लैक होल के अंदर ब्रह्मांड के सारे नियम टूट जाते हैं और इसके अंदर इसके अपने ही नियम चलते हैं। 30 साल पहले तक ब्लैक होल सिर्फ एक सिद्धांत थे, लेकिन आइंस्टाइन ने इनके होने की संभावना जताई, जिसे उस समय स्वीकारना भले ही मुश्किल रहा हो, लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल वास्तव में होते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसा जादुई पिटारा है जो अपने अंदर सब कुछ समाते जाता है और इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इनके नजदीक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो इनकी ग्रेविटी से बच नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि इतनी ग्रेविटी आती कहाँ से है? आइए समझते हैं। असल में जब एक विशाल तारे का अंत होता है तो उसके अंदर का सारा मैटर कंप्रेस होकर एक छोटे से स्पेस में जमा होने लगता है और उस छोटे से दिखने वाले होल की ग्रेविटेशन पावर इतनी खतरनाक होती है कि उससे बचना बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। ग्रेविटी का मतलब हम सभी जानते हैं और आज हमारी पृथ्वी पर जो जीवन संभव है उसमें ग्रेविटी एक बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल की शुरुआत से ही मौजूद है। ग्रेविटी का सीधा संबंध किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान यानी उसके मास से होता है। मतलब ये कि जिस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी। इसके उलट जिस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जितना कम होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही कम होगी। अब ऐसे में ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी बहुत 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 ज्यादा होती है, क्योंकि इनका द्रव्यमान भी उनके आकार के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के आसपास भी भटकता है तो ब्लैक होल उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और जैसे जैसे इसके नजदीक जाते जाते हैं टाइम स्लो होते जाता है। अब मान लीजिए कि हम ब्लैक होल से कुछ दूरी पर हैं, तो इस समय स्पेस में रहते हुए हमें टाइम में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, हमें टाइम नॉर्मल स्पीड में ही दिखाई देगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि हम ब्लैक होल से कुछ दूरी पर होते हुए
अपने बेस्ट फ्रेंड को अर्थ पर वीडियो कॉल करें तो हमें वीडियो कॉल में हमारा वो फ्रेंड बहुत फास्ट मूव करते दिखेगा, वहीं उसके देखने पर हम बहुत 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 ज्यादा स्लो मोशन में दिखाई देंगे। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है और ये बहुत दिलचस्प है। ब्लैक होल का जीवन इतना रहस्यमयी है कि ये एक भयानक डरावने अंधेरे को पसंद करने वाले मॉन्स्टर जैसा है जो सब कुछ निगल जाना चाहता है। इसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता। मतलब ये कि अगर दो ब्लैक होल एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो बड़ा ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल को निगल जाएगा। अब जब ब्लैक होल कुछ निगलता है तो उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी भी ब्लैक होल की ग्रेविटी में इंक्लूड हो जाती है और इसी तरह इसका द्रव्यमान बढ़ते जाता है, यानी ये और ज्यादा शक्तिशाली होते जाता है। ब्लैक होल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पैदा करते हैं जो इनके आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर खींचने के लिए काफी होता है। और जब ब्लैक होल भरपेट खा लेते हैं, यानी ये मॉन्स्टर अपने आसपास मौजूद बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर खींच लेता है, तब इनमें से एक हाई फ्रिक्वेंसी लाइट बाहर निकलती दिखाई देती है जिसे हाई एनर्जी गामा किरणें कहते हैं, जिन्हें देख पाना और उनकी स्टडी कर पाना एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए पॉसिबल हो पाता है। और ये किरणें ब्लैक होल से निकलती दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि पेट भरने के बाद ये मॉन्स्टर डकारे ले रहा हो। ब्लैक होल तब बनता है जब एक बड़ा स्टार अपनी लाइफ के एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है और फट जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक विशाल तारा फटने और खत्म होने की कगार तक पहुंचता है तो कैसे? आइए जानते हैं। किसी भी स्टार में दो फोर्सेस काम करते हैं, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा उसके अंदर होने वाली फ्यूजन रिएक्शन फोर्स। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स तारे को सिकुड़ना चाहती है, वहीं फ्यूजन रिएक्शन फोर्स तारे को विस्तार देना चाहती है। और जब तक इन दोनों में बैलेंस बना रहता है तब तक कोई भी स्टार अपनी साइज में बना रहता है। लेकिन जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है तो तारे की कहानी खत्म। और तारे की उल्टी गिनती यानी इन दोनों फोर्सेस के बीच में गड़बड़ी तब शुरू होती है जब धीरे धीरे उसके अंदर का सारा न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होते जाता है, जिसकी वजह से ये ठंडा होने लगता है और इसमें मौजूद प्रेशर भी खत्म हो जाता है। और इसके बाद तारे के पास कोई भी ऐसा फोर्स नहीं बचता जो इसकी ग्रेविटी को बैलेंस कर सके। इसी वजह से ये एक विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है। कुछ विशाल तारों का ये विस्फोट इतना बड़ा होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ये इतना चमकीला होता है जितना एक गैलेक्सी में मौजूद कई हजार तारों की चमक हो। अब यूं तो रात के आसमान में हम बहुत से चमकीले ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, लेकिन क्या इस विस्फोट की चमक को भी हम देख सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी में इसे देख पाना हम इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। सुपरनोवा विस्फोट और हमारे अर्थ के बीच बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, धूल, मिट्टी और गैस के बादल आते हैं। इस वजह से हम उस सुपरनोवा विस्फोट की चमक को कभी नहीं देख पाएंगे। इस सुपरनोवा से एक ऐसे ब्लैक होल का जन्म होता है जो एक छोटी सी जगह में ढेर सारा द्रव्यमान इकट्ठा कर लेता है। इससे उसकी ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बाद ब्लैक होल के चारों तरफ एक सरफेस बन जाती है जो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होती। इसे ब्लैक होल की बाउंड्री भी कहा जाता है, जिसे नाम दिया गया इवेंट होराइजन। इसके अंदर कुछ भी नहीं देखा जा सकता और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। ये ऐसा होराइजन है जिसके परे देख पाना और इसके अंदर होने वाले किसी भी इवेंट को देख पाना संभव नहीं है। ये वो सीमा है जिसके बाहर रहते हुए ही हम अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन जो इस इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाए वो इसके सेंटर में यानी सिंगुलैरिटी में जाकर फंस जाएगा। इससे बचना नामुमकिन है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हर चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है और इस दुनिया में समा जाती है। इस जगह पर टाइम और स्पेस के नियम भी पूरी तरह से टूट जाते हैं और जैसे जैसे अपने आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को ये ब्लैक होल खाते जाते हैं, इनका द्रव्यमान बढ़ते जाता है, इनकी ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ती जाती है और जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है, इनका नो रिटर्न जोन भी और बड़ा होते जाता है। अब ऐसे में अगर हमें इस नो रिटर्न जोन से अपनी जान बचानी हो तो हमें अपनी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा करनी होगी, क्योंकि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। अब सवाल ये है कि लाइट को भी अपने अंदर समा लेने वाले इन ब्लैक होल्स को जब अंधेरा इतना ही पसंद है तो इनके चारों तरफ चमकती हुई वो जो डिस्क है वो हमें क्यों दिखाई देती है? क्या अपने अंदर अंधेरा रखने वाले ब्लैक होल्स ने उजाले की कोई व्यवस्था कर रखी है, या फिर ये कोई साजिश है जिससे शिकार को ये अट्रैक्ट करते हो? क्या है इस चमकदार तश्तरी के पीछे का राज? आइए समझते हैं।
ब्लैक होल के चारों तरफ जो ये डिस्क दिखाई देती है, असल में ये ब्लैक होल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये गलती से ब्लैक होल के इलाके में घुसने वाली गैस, धूल और तारों का मलबा है, जो कि ब्लैक होल में गिरने से बच गया, लेकिन उसकी खतरनाक ग्रेविटी से नहीं बच पाया। इसीलिए उसमें उलझकर इवेंट होराइजन के चारों ओर गोल गोल घूमने लग गया और एक तश्तरी का आकार ले लिया, जिसे हम अक्रीशन डिस्क कहते हैं। हालांकि हर ब्लैक होल के पास ऐसी डिस्क नहीं होती है। अब ग्रेविटी के कारण इस डिस्क में घूमने वाले पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये डिस्क गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से ये एक्सरे रिलीज करने लगती है। इस एक्सरे लाइट को मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा पाते हैं और यही एक्सरे लाइट हमें चमकती हुई दिखाई देती है। अब इस तरीके से धूल, गैस और तारों के मलबे को अपने चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ये ब्लैक होल खुद स्पिन भी करते हैं और ये स्पिन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी स्टार के चारों ओर प्लेनेट रोटेट करते वक्त करते हैं। लेकिन ब्लैक होल के पास स्टार्स और प्लेनेट की तरह कोई स्ट्रॉन्ग फिजिकल सरफेस नहीं हुआ करती, बल्कि ब्लैक होल का कोई निश्चित आकार भी नहीं होता। इनके द्रव्यमान और आकार के हिसाब से इन्हें 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं मिनिएचर, दूसरा नंबर आता है स्टेलर का, तीसरे नंबर पर आते हैं इंटरमीडिएट और चौथे नंबर पर आते हैं सबसे बड़े, सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब बात करते हैं सबसे छोटे यानी मिनिएचर ब्लैक होल की, तो वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्लैक होल का आकार एक सिंगल एटम जितना होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान यानी इसका मास एक बड़े पहाड़ जितना होता है। ये मिनिएचर ब्लैक होल शायद बिग बैंग के तुरंत बाद बने हो। मिनिएचर के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना तक ज्यादा हो सकता है। ऐसे दर्जनों स्टेलर ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं और ये सुपरनोवा के बाद बना करते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल की। इंटरमीडिएट ब्लैक होल तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर मास वाले ब्लैक होल आपस में एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। इंटरमीडिएट के बाद अब बात करते हैं सबसे बड़े, सबसे विशाल सुपर मैसिव ब्लैक होल की। इनके आकार का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इनका द्रव्यमान मिलियंस ऑफ सन के बराबर होता है, इसीलिए इन्हें मिलियन बिग स्टार ब्लैक होल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें इतना मैटर होता है जितना 100 मिलियन सूर्य में होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद हैं और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद इस ब्लैक होल का नाम सेजिटेरियस ए स्टार है। इसका द्रव्यमान 4 मिलियन सूर्य के बराबर है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने इसी ब्लैक होल को देखा था। ये सारे सुपरमैसिव ब्लैक होल तब बने जब उन गैलेक्सी का निर्माण हुआ जिनमें ये उपस्थित हैं। इन सुपरमैसिव ब्लैक होल का आकार गैलेक्सी के आकार और द्रव्यमान से भी संबंध रखता है, जिन्हें देखकर लगता है कि या तो इन ब्लैक होल के बनने में गैलेक्सी ने हेल्प की हो या फिर इन गैलेक्सीज के बनने में इन ब्लैक होल्स का कोई हाथ हो। ब्लैक होल से जुड़े कई सवाल जो आज भी एक रहस्य बने हुए हैं, जैसे कि क्या ब्लैक होल भी ट्रैवल करते हैं? पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ब्लैक होल